दोस्तों, मेरा डीबी और मेडिकल 24 तारीख को मुंबई जोन में था। मेरा डीबी और मेडिकल बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें जो आपको सावधानी बरतनी है। वहां पर घर से रवाना होते हुए क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या क्या फाइल्स लेके जानी है, कैसे सबको अलग करना है, कैसे क्या करना है, वहां पर कैसे रहना है, कैसे सावधानी बरतनी है। तो मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्वाइनिंग के टाइम आपको याद आएगी, हाँ भाई वो तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैं चलो शुरू करते हैं। 3 पॉइंट बताता हूँ लास्ट में और 10 पॉइंट बारी बारी एक पॉइंट से शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट बनाए हैं। हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस करना, आपको हर एक चीज को ध्यान से सुनकर जाना है, क्योंकि वहां पर बच्चे बहुत गलती कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों में बहुत गलती कर रहे थे, लेट हो रहे थे। तो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, घर से रवाना होने से लास्ट में घर तक आने तक के लिए भी मैं आपको हर एक चीज, रेल के बारे में, किराए के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जीरोक्स के बारे में, हर एक छोटी छोटी चीज बताऊंगा। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में, एसटी ओबीसी के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। आपको इसके बाद एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। जब आप घर से रवाना हो रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार जरूर चेक कर ले। आपके कोई सीनियर है, रेलवे में जॉब करते हैं, या किसी का डीवी हो गया है, तो उसे एक बार जरूर कॉल कर ले कि भाई मैं रवाना हो रहा हूँ, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। और मैं ये सेट बना लिया, इसका एक सेट बना लिया, फोटो वगैरह सब कुछ मैंने चेक कर लिया। तो एक बार किसी से फोन कर ले या किसी अपने सीनियर से बात कर ले। सेकंड बात, जब आप रवाना हो रहे हो तो अच्छी तरह से एक फाइल बना के और अच्छी तरह से, मतलब बैग में भी अच्छी एक तरफ आपको उनको सेट कर लेना है, क्योंकि ट्रेन में जाते समय क्या पता लापरवाही की वजह से कपड़े वपड़े में मिक्स होकर वो कहीं निकल जाए या कहीं गुम हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान रखना उन चीजों को, डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कपड़े वपड़े आप खरीद लोगे वहां पर जाके, कुछ भी सब कुछ खरीद लोगे, पर डॉक्यूमेंट्स रह गए ना तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा वहां पर। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर फॉर्म में लगाया हो तो। अगर फॉर्म में लगाया नहीं है तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में लेकर तो जाना आपको, पर वहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टाफ बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर फॉर्म में लगाए हो तो जब भी इसको लगाना है। और इंपॉर्टेंट ITI की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है और 8 फोटो है। मेरे 4 ही काम आई थी, 4-5 ही काम आई थी, 2-3 तो डीवी में काम आई थी और 2 फोटो उसमें काम आई थी मेडिकल में। पर 8 फोटो या 8 या 12 लेके जाना ही है आपको। एडमिट कार्ड ऊपर वाला अगर हो आपके पास तो जरूर लेके जाइए। वो क्यों इरिटेट हो जाते हैं कि कहाँ क्यों खो गया, कैसे खो गया। अगर आपके पास हो तो जरूर लेके जाना, अगर नहीं हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेते हैं। बस फोटोकॉपी ले जाना। आप अगर पहले PDF बनकर रखी हुई हो तो उसकी फोटोकॉपी ले जाना। ऐसे तो मतलब मैनेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगा ना तो बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो बोल देंगे डीवी डेट में ले आना इसे। एडमिट कार्ड तो हो ही गया, और डीवी एडमिट कार्ड तो उसकी 2 फोटोकॉपी रख लेना आप। जो अपन का डीवी एडमिट कार्ड है ना उसकी 2 फोटोकॉपी अपनी जरूर साथ में रखना। और इन दोनों के जीरोक्स के 2 सेट रखना आपको। काम तो एक ही आया, मेरे तो एक ही काम आया था, पर आपको 2 साथ में लेकर चलना ही है। ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप फाइल तो साथ में लेकर जाओगे ही। आपको अपने दिए गए समय से पहले पहुंच जाना। हाँ, आप जहां कहीं भी रह रहे हो ना, अभी एक दिन पहले जाकर रहोगे, जैसे मुंबई जाके रहोगे तो कहीं लॉज लोगे या रूम लोगे, तो आप कोशिश करें कि जहां आपका RRB मुख्यालय है ना उसके जस्ट पास में लेने की कोशिश करें। और आपको 8:30 बजे पहुंच ही जाना है। अगर आप थोड़े से भी लेट हो गए ना तो आपको डांट पड़ेगी। हमारे टाइम एक लड़का लेट हो गया था, उसको इतना भयंकर डांटे थे, हम देखते रह गए थे। उसको ऐसे बोला कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ड्यू डेट पे आ जाना। अब सपोज करो ड्यू डेट भी कोई मिस्टेक हो गई तो फिर क्या होगा। इसलिए आपको समय से पहले पहुंच जाना ही है वहां पर। आप कोशिश करें कि पास में ही रूम या रेंट या किसी तरह से रह ले एक दिन के लिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो एक दिन कहीं पर रहने से कोई जरूरत नहीं पड़ेगा फर्क। आगे का पॉइंट बताता हूं मैं आपको। आपको गेट के बाहर से नाम, आपको गेट के बाहर खड़े हो जाना वहां पर जाके। तो आपको एक अधिकारी जी आएंगे और सबका एक ऐसे लिस्ट लेके आएंगे और सबको नाम बुलाएंगे, जैसे राकेश, जितेंद्र, ऐसे नाम लेके बुलाएंगे। तो आपको एक एक को अंदर लेंगे और अंदर जाके लाइन लगवा देंगे वो। फिर आगे का पॉइंट है, फिर आपको अंदर एक लाइन में लगा दिया जाएगा। फिर एक अधिकारी जी आएंगे और बोलेंगे कि इस हॉल में नंबर वाइज बैठ जाओ। आपको वो बिठाएंगे कि आप जाओ, एक लाइन वाइज बनी रहेगी रूम में, आपको बैठ जाना बढ़िया।
आपको एक और बिठाने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक चीज है ज्वाइनिंग के टाइम जो आपको बहुत काम आएगी, उसमें एक पॉइंट भरना होगा। मैं आपको उसको लास्ट में बताऊंगा कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सभी बच्चे मैक्सिमम, मैं खुद उस गलती को करके आया हूँ, तो शायद आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है जो गलती नहीं करनी है। क्योंकि वो अधिकारी जी बोल देते हैं कि ये भर लो, पर आपको उसमें कुछ अलग ही भरना है, से आपको बहुत हेल्प मिलेगी पूरी मतलब जॉब करते समय भी। फिर आपको सर्वप्रथम ऊपर भरना होगा डेट ऑफ बर्थ और आपका रोल नंबर, और आपको आधार कार्ड नंबर भरना होगा, फिंगरप्रिंट लगाना होगा ऐसे। और जो आपने एग्जाम दिया था उस टाइम भरा था ना ऊपर एडमिट कार्ड के ऊपर, वो आएगा आपकी लिस्ट, वो भी भरना होगा। 3 जगह इंग्लिश में साइन होंगे, 3 जगह हिंदी में साइन होंगे, ऐसे पूरी डिटेल्स भरवाई जाएगी आपको, इजीली वो भर लोगे। फॉर्म भरने के बाद आपको नाम से बुलाएंगे कि एक ऑफिसर आएंगे कि ये नाम वाले आ जाओ, वो ले आएंगे और आपको बोलेंगे कि यहाँ पर साइन वाइन कर दो। साइन करने के बाद बोलेंगे कि आप अपना फिंगरप्रिंट चेक करके आओ कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। आप वहाँ पर अगर जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपके 99-100% फिंगरप्रिंट मैच हो जाएंगे, और फिंगरप्रिंट मैच होने के बाद आपको वापस बिठा दिया जाएगा। फिर आगे का पॉइंट बताता हूँ मैं। फिर आपको खाना खाने के लिए लगभग 10 से 10:30 बजे बोलेंगे कि खाना खाने के लिए नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलेंगे कि आप है ना अपने 10-15 रुपए में कैंटीन में जाके कुछ खा सकते हैं। हमें बड़ा पाव खिलाया था और अच्छा मतलब पेट भर जाता उसमें ब्रेकफास्ट में। फिर आपको वापस बिठा दिया जाएगा और फिर एक अधिकारी जी आएंगे और बोलेंगे कि नाम वाइज बुलाते रहेंगे, सबका अलग अलग चलता रहेगा। पूरा स्टाफ बैठा रहता है 15-20 जनों का, तो अलग अलग सब चेक करते रहते हैं। पहले बुलाएंगे कि आपके साइन करो, 3-4 साइन करते हैं, मिलाते हैं, और फिर फिंगरप्रिंट जैसे अंगूठा छपवाते हैं वहां पर, ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। फिर आपको बोलेंगे, एक अधिकारी जी आएंगे कि आपने ओबीसी का डिक्लेरेशन भरा या नहीं भरा, भर के लेके आए हो नहीं लेके आए हो। तो सब बोलेंगे कि हाँ मैंने भर लिया ऑलरेडी, और जो नहीं भरे ना कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको एक फोटोकॉपी दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि इसमें डिक्लेरेशन करो कि मैं ओबीसी से डिक्लेयर करता हूँ मैं। आपको नॉर्मली उसे भर लेना है। फिर बुलाते रहेंगे, आपको अलग अलग को बुलाते रहेंगे। फिर बुलाएंगे कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और आपकी एक जीरोक्स कॉपी का सेट है वो लेके आइए, और बोल देंगे कि आपको इस सीक्वेंस पे जमा करना है। वहां पर बोर्ड चिपका रहेगा, हमारे तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें सीक्वेंस बता देते हैं कि सर्वप्रथम आपको 10वीं मार्कशीट, फिर ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, 12वीं लगाई हो तो ही लगाना। हमें स्पेशली बोला था कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में लगाए थे ना वही देना हमको, एक्स्ट्रा एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। हमें एक्स्ट्रा एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे। हम आपका सिलेक्शन 10वीं और ITI के बेस पे कर रहे हैं, हमको एक भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है, इसलिए आप नहीं लगाए तो बेहतर ही है। क्योंकि आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, क्या पता आपको मिस्टेक हो जाए, तो आपको जो जरूरी है वही डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अन्यथा एक भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं लगाएं। फिर आपको वो चेक करेंगे कि हाँ ओरिजिनल से और फोटोकॉपी से आप मैच करेंगे। फिर वो मैच करने के बाद बोलेंगे हाँ भाई आपका सब कुछ ठीक है, आप जीरोक्स की फोटोकॉपी सेट दे जाओ और चले जाओ, वापस बैठ जाना हो आपको वापस आके। फिर एक अधिकारी जी बोलेंगे भाई ये नाम का आइए, फिर वो बुलाएंगे और फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ आपको। अगर आपने आधार अपलोड नहीं किया तो आप जरूर आधार अपलोड करके जाइए, नहीं तो वहां पर ऑनलाइन भी आप अपलोड कर सकते हैं, बहुत इजीली अपलोड हो जाता है। या तो उसमें JPG में अपलोड कर लो या इसमें PDF बना के अपलोड कर लो। अगर नहीं बनाए तो बोल देंगे कि पहले बना लो, डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले आपको अपलोड करना है आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर अपलोड किए थे ना वहाँ पर। फिर आपको एक अधिकारी जी बुलाएंगे और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ना वो मैच करेंगे कि हाँ भाई इसने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और ओरिजिनल है जो सेम ही है। मैंने एक एफिडेविट अपलोड किया था तो उधर तो चेक नहीं किए थे कि इतनी माइनर मिस्टेक थी, तो कोई चेक नहीं किया था इतना। तो फिर वो बोले कि एफिडेविट किस लिए लगाया आपने, क्योंकि सारे माइनर मिस्टेक थी मेरे तो इसमें लगाया था। कि चलो एफिडेविट दो, एफिडेविट दे दिया कि ठीक है कोई बात नहीं आप जाओ। बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है स्टाफ, बहुत हेल्पफुल रहता है, आपको परेशान नहीं करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहता है। ऐसे करके आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे और फिर आपको वापस बिठा देंगे। फिर बोलेंगे लास्ट में, धीरे धीरे चलता रहेगा। हमारा 80 कैंडिडेट का डिव्यू आता तो थोड़ा टाइम लगा था, और सबके टाइम लगता है, वही 5:30-6 बजे छोड़ते हैं। और हमारे नागपुर दिया था लगभग 7-8 लड़कों को, तो वो वहां से लगभग 900 किलोमीटर दूर था, तो उनको 3-4 बजे बुला लिए थे कि भाई जो नागपुर वाले हैं वो आ जाओ।
ऊपर बुलाते हैं, ऊपर जाके आपको स्टाम्प लगाएंगे कि आपको ये भुसावल दिया है, इसमें आपको नागपुर दिया है, बांद्रा दिया है, हमें मेरा जोन में ये था तो यही बता रहा हूँ मैं आपको। फिर वापस नीचे भेज देते हैं। ऊपर भी एक अधिकार रहते हैं, वो मेन अधिकार रहते हैं, वो भी आपके ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट चेक करते हैं। और माइनर मिस्टेक तो नेगलेक्ट कर देते हैं, पर वो नाम वगैरह तो बिल्कुल सही चेक करते हैं। इसलिए अगर नाम में और ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप एफिडेविट जरूर बनवा कर लेके जाइएगा। वो एफिडेविट से आराम से इजीली सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको नीचे बुला लिया जाएगा, फिर एक बार और ऊपर बुला के लेके जाएंगे तो आपको जो वो है ना, वो एक आपको एक मेमो आ जाएगा। मेमो आपको हमको तो मेमो दिया नहीं था, उसमें चेक कर रहे थे कि भाई इसका कहाँ आया है। फिर वो एक स्टाम्प लगा देते हैं, हाँ भाई भुसावल वाले भुसावल जाओ और नागपुर वाले नागपुर के लिए निकल जाओ। ऐसे बोलेंगे नहीं, आपको वापस बिठा देंगे और फिर बोलेंगे कि जो जो नागपुर के बंदे हैं ना, मतलब जो आपको दूर देंगे ना, जैसे RRB मुख्यालय से दूर है, बहुत दूर है, 800-900 किलोमीटर है, तो आपको जल्दी बुला लिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा कि आपकी ट्रेन हो कुछ भी पकड़ के आप निकल जाइए, कल सुबह 8:30 बजे आपका मेडिकल है तो आप जल्दी निकलिए। इसलिए आप वो जल्दी छोड़ देते हैं, और जो पास वाले होते हैं ना उनको सबसे लेट छोड़ते हैं। तो फिर वहां से आपको हाथ में एक बैंड बांध दिया जाएगा। बैंड बांधने के बाद आपको बोल देंगे कि चलो आप निकल जाओ, और साथ में जाना और सुबह जल्दी समय पे पहुंच जाना मेडिकल में। और मेडिकल में बहुत लड़के बोलते हैं कि मेरे BP है, या BP में क्या करना। मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि BP भी कैसे लास्ट में कंट्रोल की जा सकती है। मतलब नॉर्मल है तो हो ही सकती है कंट्रोल। और आपको वहां पर फिर दिन में खाना खाने के लिए भेजे, रेस्ट होती है लगभग आधे एक घंटे की रेस्ट होती है। उसमें आप बोलते हैं कि नीचे कैंटीन में जाके 50 रुपए का टोकन या 30 रुपए का टोकन कटवा के खाना खा लीजिएगा। और उसी रेस्ट में हम चले गए थे स्टेशन पे हम टिकट कटवाने। 24 रुपए का एक टिकट कटता है, वो मेडिकल में लेकर जाना होगा हमको। तो आप कोशिश करिए कि जब खाना खाने जाओ, जब भी पास वाले स्टेशन पे जाके मेमो का टिकट कटवा के लेके आओ, क्योंकि लास्ट में जाओगे तो भीड़ हो जाएगी कि अब तक टाइम मिले या नहीं मिले। फिर आपको ट्रेन से पकड़ के मेडिकल स्थान पर भी जाना है दूसरी जगह, तो इसलिए आप बोल दो कि सर कहाँ कटेगा। वो बोल ही देंगे कि आप ये इस जगह जाके और 24 रुपए का एक टिकट कटेगा, वो लेके आ जाइएगा। और उसको DV मेडिकल में लेकर जाना ही है। और आपको लास्ट में एक एडमिट कार्ड दे देंगे। ऐसे एडमिट कार्ड होगा जिसपे मोहर लगी हुई होगी, साइन होंगे 3-4 जगह, आपके फिंगरप्रिंट होंगे, साइन होंगे वो, और एक टिकट, वो दोनों साथ को आपको लेके जाना है। हड़बड़ाना नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स दोनों को, टिकट को और उसको एडमिट कार्ड को बिल्कुल सेफ रखना है, अलग रखना है बिल्कुल भी। और आपको छोड़ने के बाद बढ़िया से खाना खाना है, वहां पर जाके आसपास में देख लेना, अच्छा खाना खाना है, क्योंकि आपका दूसरे दिन मेडिकल है। क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे कि मेरा तो इतनी दूर आया सेंटर में, तो निकलूंगा अभी ट्रेन से। आप निकल तो जाओगे पर ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलेगा, और वहां पर निकलने के बाद दूसरे दिन आपका मेडिकल है, और 2-3 बजे तक आपको खाना नहीं खाना वहां पर, क्योंकि जब तक सारे चेकअप नहीं हो जाते आपके, जब तक आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जैसे ही DV होए, खाना खाने की कोशिश करें, कहीं पर जाके खाना खा ले आप तुरंत, और फिर टिकट ट्रेन व्रेन देख के उसमें बैठ के आप निकल जाइए। और वहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जैसे ही निकलो, तो अभी कई जगह बड़े बड़े महानगर है, वहां पर इसमें जनरल डिब्बों में बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। तो आप कोशिश करें कि आप जनरल का टिकट लें और स्लीपर में बैठ के निकल जाएं, क्योंकि आपका मेडिकल है दूसरे दिन, आपकी प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। आप वहां पर जाके किसी भी देख लेना अच्छी जगह और सोने की कोशिश कर लेना। ऐसे नहीं है कि अपन तो VIP, अपन तो सीट पे सोए, किसी भी जगह नीचे कहीं भी जगह मिले, बैग लगा के आराम। बैग को इम्पोर्टेंट चीज है, बैग को आपको ढीला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कि अपने पास रखना है। वहां पर चोरी हो जाएंगे, आपका मेडिकल मेमो और वो गायब हो जाएगा, तो आपको बहुत परेशानी आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सेफ रखना, अपने यहाँ पर चिपका के, या किसी भी जहाँ भी आपके भैया कोई भी गए उनके बोल देना कि इनका ध्यान रखना, मैं सो रहा हूँ, तो आपको सो जाना है। स्लीपर में लेट में या तो TT आ जाएंगे, TT आएंगे तो उनको बोल देना कि सर मेरा ये यहाँ पर बंदा रहेगा, सर मेमो है मेरा और मेडिकल है, हमको इतने बजे छोड़ा है, तो और भीड़ थी इसलिए मेरा मेडिकल है। वो बहुत कॉर्पोरेट रहते हैं, बोलते हैं कि बेटा आपका DV है, कोई बात नहीं, आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बोले कि आप टिकट बनवा लीजिए तो आप टिकट बनवा लेंगे, बना लेना, 200-300 रुपये का टिकट बनाएंगे तो बना ही लीजिएगा। अगर नहीं बनाएंगे वो कॉर्पोरेट कर देते, कोई बात नहीं बेटा आप तो सो जाइए, नहीं बनाएंगे। कई TT नहीं बनाते हैं, वो तो मतलब हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आप भी स्टाफ वाले हो गए। फिर वहां पर आपको जल्दी पहुंच जाना है। एक तो आपको जहां भी पहुंचना है, आप रात के 2 बजे भी पहुंच रहे हो ना,
उस जगह तो का पास में कोई भी रेंट वेंट लेके सो जाइएगा। आपको पूरी प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। मोबाइल नहीं चलाइए रात में। जैसे ही आपका ड्यूटी खत्म हो तो आपको मोबाइल तो चलाना नहीं है, बहुत कम चलाना है। जैसे काम है, ट्रेन देखना है, कहीं क्या देखना है, फोन पे करना है, उस इंपॉर्टेंट चीज में लीजिएगा। ऐसे नहीं कि अपन मैच देखने लग जाए, आईपीएल आ रहा है मैच देख रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक मैच देख रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, दूसरे दिन मेडिकल आके सूझ रही है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। एक दिन की बात है, बाद में खूब देख लेना आप आईपीएल, कुछ सब कुछ देख लेना। प्रॉपर नींद लेके सुबह जल्दी उठ के नहा धो के, बिल्कुल आप वहाँ पर पास भी कुछ भी सुलभ शौचालय कुछ भी हो, वहाँ पर नहा धो के बिल्कुल व्यवस्था करके या रूम ले लेना, नहा धो के बिल्कुल प्रॉपर रेडी होके जाना है। और 1% की टेंशन नहीं लेना वहाँ पर। और आपको मेडिकल हॉस्पिटल पहुँच जाएगा, आपको 7 बजे पहुँच जाना है। ऐसे तो 8:30-9 बजे तक बुलाते हैं, पर 8:30 तो टाइम ही है। आपको 8 बजे से पहले पहले पहुँच जाना वहाँ पर, प्रॉपर देख लेना हाँ भाई यहाँ पर आकर पहुँच गए। क्योंकि वहाँ भी लेट पहुँचोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आपको, क्योंकि आप लेट पहुंचोगे वो इरिटेट होंगे तो वो गुस्सा क्या पता किस में निकाल देंगे। ऐसे स्टाफ बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप पहुंच जाइए, वहां पर आपको बुला लेंगे, अंदर जाके बिठा देंगे। और वहां पर अंदर बिठा के आपको एक एक ऐसा मतलब एक फोटोकॉपी का सेट दे देंगे, एक पेज का। उसमें आपको भरना है कि आपको कोई पहले बीमारी तो नहीं है, आप कहीं भर्ती तो नहीं रहे, आप कहीं दारू मतलब ये से शौक तो नहीं है आपके, गलत शौक नहीं है, तो मतलब जैसे शराब और आपके ये शौक तो नहीं है। ऐसे सब उनको भरवा लेंगे। भराने के बाद आपको बोल देंगे आप बैठे रहो, जैसे जैसे नाम आएंगे अपन बुला लेंगे। अंदर जाके वो अपना डॉक्यूमेंट्स का सारा काम करते रहते हैं अधिकारी जी। फिर आपको बुलाएंगे कि आप है ना इस रूम नंबर में जाओ और आपका अपना एक्सरे, वो आपको एक जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो और उसमें आपका मेमो में चिपका के ऐसे बना के प्रॉपर फाइल आपको दे देंगे कि जाके एक्सरे करा का वो रूम नंबर 18, 15, 17 इस रूम में जाओ, एक्सरा करा के आओ। एक्सरा वहाँ पर चले जाएंगे, आपका एक्सरा कर देंगे। एक्सरा करने में आपको शर्ट और बनियान खुला लेंगे। एक्सरा करने के बाद आपको भेज देंगे कि जाओ आप। फिर वापस आएंगे, फिर बोलेंगे कि इस रूम में जाओ, यूरिन टेस्ट होगा, आपको उस रूम में जाके यूरिन टेस्ट दे के आना है। फिर आपको बोलेंगे कि इस रूम में जाओ, लेजर टेस्ट करवा के आना है, उस रूम में जाके लेजर टेस्ट करवाना है। और लास्ट में आपको बिठा देंगे और फिर 4 या 5 4 बंदों को बुला लेंगे। फिर आपको वहाँ पर हर्निया टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, नियर विजन होगा और कलर विजन होगा। और छोटे छोटे ऐसे एक हेल्प वो आएंगे, एक अधिकारी जी तो बैठे रहेंगे डॉक्टर साहब, और एक आएंगे जो आपके आंखों पे ऐसे कुछ रख देंगे। आप बोलेंगे कि सी का मुंह किस तरफ खुला है, आप बोलेंगे इधर खुला है, इधर खुला है, ऊपर खुला है, नीचे खुला। प्रॉपर हाथों से बताना, इधर इधर इधर, बिल्कुल भी घबराने नहीं है। बहुत आराम से इजीली दिख जाती है। 6/9 चेक करते हैं अपने टेक्नीशियन में, तो आराम से दिख रहे हैं। तो आप प्रॉपर, और सुबह से पानी पीते रहिए, खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, खाना नॉर्मल पानी पीते रहिए। बोतल कोशिश करिए आपके पास बोतल रहे, क्योंकि कई जगह का पानी क्या पता कैसा हो, इसलिए प्रॉपर बोतल साथ में रखें। 20-30 रुपए की बोतल होती है, वो साथ में रखें और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। खाना बिल्कुल भी चाय अवॉइड करना है, कुछ भी नहीं खाना सुबह से शाम तक। कुछ जब तक मेडिकल के आपको नहीं बोलेंगे कि आपका चेकअप सारे हो गए आप कुछ खा सकते हैं, जब तक आपके सारे चेकअप नहीं हो आप कुछ भी नहीं लेना है, ना तो चाय पीना है। पानी पीते रहो, जूस वगैरह कुछ भी नहीं चेक करना। अगर आपके सेंटर पे शुगर चेक कर लिए तो उससे शुगर बढ़ जाएगी, अगर चाय कुछ जूस वूस ले लिया तो आपने। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं खाना है, तो पहले ही मना कर देंगे। फिर आपको हर्निया चेक करेंगे, पास भी चेक कर लेते हो। और फिर आपको बोलेंगे कि 20 उठक बैठक लगाओ बिना हाथ रखे। आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस हो के यहाँ पे यहाँ जवान है, तो ऐसे ऊपर नीचे 10 की जगह 12-15 जितने लगाओ, जितने लगा देना। और फिर टांगी उछाल के बोलेंगे कि उछालो इन्हें, फिर उछाल के 10-15 बार उछालेंगे ऐसे खड़े होके। और फिर बोल देंगे कि हाथों को ऐसे घुमाना है, हाथों को जोर जोर से अच्छी तरह से घुमाना है, नहीं वो वहाँ पर एक दूसरे के लड़ पड़े। आपको इजीली वो सारे टेस्ट और कोऑपरेटिव होते हैं। फिर आपको बुला लेंगे कि आप आओ। फिर आपके एक अधिकारी जी आएंगे, वो बांध देंगे और आपको नॉर्मल बातें करते रहेंगे। तो बीपी के लिए कई स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही है कि हमारा बीपी बढ़ जाता वहाँ पर। मेरे एक लड़के का बीपी थोड़ा हाई था, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर आराम करो आप। तो वहाँ पर आप है ना, जैसे जैसे नंबर चल रहा तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा बिल्कुल शांति से, अनुलोम विलोम कर लीजिएगा बिल्कुल रिलैक्स। मतलब आपको ध्यान ही नहीं देना कि अपना बीपी अगला है, बस ऐसे नहीं करना कि वहाँ पर जाओ बीपी है हमें तो हाई करना अपने बीपी को। हाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहना, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठंडा पानी पी के
मस्त रहना कि हाँ बीपी तो अपन 2 बार टेस्ट कराए, वहाँ पर आराम से ज़्यादा भी होती है ना, वो कर लेते हैं मैनेज, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट में हो ही जाती है। आप कोशिश करेंगे अगर ऊपर है तो आप कोशिश करें कोई लिफ्ट में जाने की कोशिश करें, भाग और आप पास में ही रहें, जिससे आपका वो गेट है ना उसके पास में रहें। यानी आप दूर बैठे आपका नाम बोलते हैं, आप दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ के जाने से बीपी थोड़ी बहुत हाई हो जाती है 2-5 अंक, इसलिए आप बिल्कुल आराम से जाइए, डॉक्टर के पास आराम से बैठिए, मन में मस्त। उस टाइम जहाँ पर बीपी चेक करें उस टाइम आपको लाइफ के बढ़िया बढ़िया इवेंट सोचना है कि हाँ यार क्या मस्त इवेंट था वो, एक अच्छे अच्छे इवेंट जो जो आपको आपने लाइफ में गुजारे वो इवेंट सोचना है, जिससे आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। वैसे तो डॉक्टर साहब जानते हैं कि इसका बीपी आया होगा, तो वो बिल्कुल बातों में उलझा लेते हैं कि बेटा क्या करता है, कैसे कैसे, ऐसे मतलब बातों में उलझा रहते हैं, या फिर आपको पढ़वाने लग जाएंगी, या तो बांध देंगे बीपी का, पढ़वाने लग जाएंगे, ये बता क्या है ये बता, तो आपका माइंड वैसे डाइवर्ट हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट होते हैं आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए बीपी में आपको बिल्कुल भी घबराने नहीं, आराम से चेक हो जाती है। फिर आपको आंखें वाँखें पे डॉक्टर साहब दूर रहेंगे तो वो सी को घुमाते रहेंगे कि किधर है सी, तो आपको बता देने का सर ऊपर है नीचे है, बिल्कुल भी नॉर्मल बता देना, सब बता दें, लगभग लगभग मेरे जितने भी लड़के थे वो पूरे बता दिए थे। फिर आपको जैसे ये सारे चेकअप हो जाते हैं, फिर बोलेंगे कि यहाँ से लेके 7-5 मीटर ऐसे थोड़ा दूर रहते हैं डॉक्टर साहब, और बोल देते हैं कि आप घूम जाओ उधर, दीवार की साइड मुंह कर लो, दीवार की साइड मुंह करते बोल देंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे धीरे से 2, फिर आपको बोलना है 2, फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे ऐसे अंक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलना है वो। बोलने के बाद आपको बिठा देंगे और बोल देंगे कि आप अपने कपड़े वपड़े पहन लो, बिल्कुल रिलैक्स रहो और अब चले जाओ बाहर, और बोल देंगे कि आपने कुछ खाया नहीं है, बाहर जाके या कैंटीन में जाके कुछ भी खा लो। तो आपको अपने पास में भी जो भी कुछ मिले अच्छे से खाना खाना है, बिल्कुल रिलैक्स होना है, क्योंकि आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं। फिर आपके जो नेक्स्ट वाले उनका टेस्ट करते रहेंगे, और टेस्ट करने के बाद आपको 4 या 4:30 बजे बोल देंगे कि आ जाओ, 5 बजे बोल देते हैं कहीं भी, कि बोल देते हैं कि ये साइन वाइन करके जाओ, साइन वाइन करवा लेंगे, बहुत स्टाफ सपोर्टिव रहता है, उनका धन्यवाद करके आइएगा, और चेकअप करने के बाद बोल देते हैं कि अब आप घर जा सकते हो। मैं आपको बोल रहा था ना शुरू में कि आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूँ, देखना एक बार। पहला, आपको जब डीवी में फॉर्म भरने देंगे ना तो आपको उसमें एक आएगी पोस्ट प्रेफरेंस, सब उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे आप दिल्ली रहते हैं तो आपको जैसे WR NCR जो भी आपके पास पड़ता है ना, उसमें आपकी जो पोस्ट क्वालिफाई है, पोस्ट देखना आपकी कौन कौन सी क्वालिफाई है, लिख कर लेके जाना, जो आपको पोस्ट पास में पड़ रही है ना, WR NCR कुछ भी, EMU कुछ भी, वो पहले प्रायोरिटी देना है। अगर आपको डायरेक्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर देंगे ना तो वो पता नहीं कौन सी पोस्ट दे देंगे आपको, जो भी क्वालिफाई है, तो ऊपर वाली देंगे, ऊपर वाली क्या पता आपके दूर हो, इसलिए आपको वहां पर अपने पास वाली पोस्ट जरूर बनना। आपके पास अनार पड़ता है तो अनार भरिएगा, NCR पड़ता है, कुछ भी पड़ता है ना, वो जरूर फर्स्ट प्रेफरेंस में भरिएगा। वो सब मैं भी खुद भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर के हूँ, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हमारे किसी सीनियर ने बताया था कि उसमें आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, तो आपको वही पोस्ट दे देंगे उन 400-500 में जिसमें आप क्लियर कर रखे हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। बीपी, हाँ बीपी चेक करवाते समय आपको बिल्कुल रेस्ट रहना है। आपके पास 5-7 दिन है, अभी मान लो 5-7 दिन अपने पास, तो सुबह सुबह जल्दी उठिए और पानी वानी पिए और घूम के आइए गार्डन वार्डन में जाके, वहाँ पर अनुलोम विलोम करिएगा, सूर्य प्राणायाम करिएगा, कपालभाति करिएगा, मतलब प्राणायाम थोड़े बहुत 20-30 मिनट के करके रोज आइएगा। पर उसमें घास में टहलना, आपको बिल्कुल नॉर्मल, आप ये चीज़ें करोगे ना, आपका बीपी हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप कम से कम, आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल जरूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतने सालों से रातों को जगो, तो क्या फ़र्क पड़ता है 5-7 दिन 5 बजे उठ जाए तो। इसलिए आपको ये चीज़ें जरूर करनी है अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ, आपको जब डीवी से, तीसरा पॉइंट है, आपको जब डीवी से शाम को छोड़ा जाए तो आपको मेडिकल दूर आया है तो आप ट्रेन से या बस से जाए, तो यदि ट्रेन से जाए तो जनरल का टिकट लेकर स्लीपर में बैठ जाना है, या नहीं कि आप जनरल में घुस रहे हो, बहुत भीड़ है, खड़े रह रहे हो, वहां पर परेशान हो रहे हो, लड़ाइयाँ चल रहे हो, उधर घाव चल रहा है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, बिल्कुल भी नहीं होना, स्लीपर में बैठ जाना है। क्योंकि बोल देना टीटी साहब को कि सर मेरा ऐसे मेडिकल और कल मेडिकल है तो मेरे को प्रॉपर नींद की जरूरत है, आपको स्लीपर में कहीं भी देख के घुस जाना है, और टीटी है तो उसे हाथ वाथ जोड़ के बोल देना कि सर मेरा ऐसे मेडिकल है, रिक्वेस्ट कर लेना और आप टिकट बना दीजिएगा मेरा। इसलिए बोल रहा हूँ, जनरल में आप कोशिश, अगर जगह है तो जनरल में बैठ जाइए, नहीं तो स्लीपर में बैठ जाइए, सर से रिक्वेस्ट करिए, कहीं भी कोना वोना देख के सो जाइएगा।
फिर यही मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे रहा हूँ, तो आप जो भी क्वारी जो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, और पर्सनल मैं आपके लिए हर एक क्वारीज का आंसर देने के लिए रेडी रहूँगा, तुरंत आंसर देने के लिए रेडी रहूँगा। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक का जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि मेरा इसका प्रिपरेशन का कैसा एक्सपीरियंस है, कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या क्या फॉलो किया, कौन कौन सी बुक फॉलो की, कौन कौन से टीचर, कौन कौन से यूट्यूब चैनल, कितने टेस्ट लगाए, मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, कहाँ से यूट्यूब में फ्री कंटेंट कहाँ से है, अच्छा कहाँ से है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है, आपके जो पेड बेच है ना उससे भी बहुत लेवल का कंटेंट है, पर बच्चे इधर से उधर भग के रहते हैं। तो उनको सेलेक्ट वीडियो मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के, मोस्टली साइंस में बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, उसके साइंस के ट्रिक के वीडियो जिसे आप आराम से याद कर सकते हैं। और मेरा क्या स्कोर रहा, कितना क्या, सब कुछ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक मैं इसमें अपने बड़े व छोटे भाई जो ग्रुप डी रेलवे लोको पायलट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अभी लोको पायलट की न्यू वैकेंसी आ गई है, तो उनके प्री के लिए मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा। तो उनके लिए एक मई से मेंटरशिप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा कि आपको ये करना है, ये करना है। मैं आगे बता रहा हूँ मैं आपको, उनके हेल्प करना है। डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट, टेस्ट कब वो कैसे लगाएं। कई लड़के टेस्ट लगाने में गलती कर देते हैं, हाँ भाई टेस्ट लगाए, हाँ इतने नंबर आए, 74 नंबर आए, हाँ ठीक है 74 नंबर आ गए, ठीक है, वापस पढ़ने लग जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है उस चीज का एक एक पॉइंट आउट को लिखना, कि कहाँ अपनी गलती हो रही है, कहाँ अपना स्कोर हाई हो रहा है, कहाँ पर नेगेटिव जा रहे हैं, कितने नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, कितने में अगर इनको कम से कम कैसे किया जाए। हर एक चीज को, कोई बच्चे के मान लो 80 अटेम्प्ट कर रहा है, 70 सही है और 10 गलत है, तो 10 और 3 4 नंबर उसके नेगेटिव मार्किंग है, 13 नंबर घट गए, तो 70 में से वो तो 57 पे आ जाएगा, 13 नंबर वो 63 पे 67 पे आ जाएगा। तो आपको हर एक चीज को बताऊंगा कि मैं कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग कम करना है, कैसे क्या करना है, एनालिसिस कैसे करना है, अलग से बुक कैसे बनानी है, इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे लिखना है, जो नोट्स में गलती, उसमें टेस्ट में गलती हो रही है उसको कैसे अगली बार गलती होने से बचाना है अपन को। एक एक चीज को पॉइंट आउट करके लगभग अपन को एनालिसिस में 1 या 2 घंटा लगना चाहिए। प्रॉपर एक बुक बनानी, वो एक कॉपी बना लेनी चाहिए, उसमें लिखना है कि कहाँ कैसे गलती हो रही है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, हर एक चीज को इम्प्रूव करना है। क्योंकि तैयारी और से इसका सिलेबस तो कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता, कभी किसी का सिलेबस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम ही आ जाती है, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए सिलेबस के पीछे मत पड़िए। उसमें टेस्ट देके आपको अपने अंकों को इम्प्रूव करते रहना है, अंकों को बढ़ाते रहना है। 70 से 75, 75 से 80, एक जगह रुकना नहीं, 80 से 82, 83, एक एक मार्क्स गेन करते रहना। आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनाएंगे कि फर्स्ट टेस्ट में इतने आए, अगला टारगेट इतना रहना है, इन चीजों को नेग्लेक्ट करना है, इन चीजों पे काम करना है, सारी चीजें बताएंगे वहां पर। अपन नोट्स कैसे बनाए एग्जाम से पहले, जैसे अपन का कल एग्जाम है तो अपन को रात को रिवीजन करना है, ऐसे थोड़ी इतनी सारी बुक्स रिवाइज करेंगे। इसमें अपन को लगभग सारे याद है, 10 या 15% टॉपिक होते हैं जो याद नहीं रहते, तो उनको अलग से 4-5 पेजों के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। लास्ट में जाते टाइम, जैसे एग्जाम है 12 बजे 11 बजे अपन खड़े हैं एग्जाम सेंटर के बाद, हाँ भाई ये चीजें मेरे ध्यान में नहीं थी, तो एक बार पॉइंट आउट कर लेता हूँ, इनको जाते एग्जाम में कर देंगे। क्योंकि अपना माइंड कैपेसिटी रहती है कि 10-15 मिनट तो उन चीजों को सामने ही रखने की। तो उन चीजों के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे अपन को तैयारी करते समय, किस चीज इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स अलग होंगे और नोट्स अलग होंगे, हाईलाइट वाले अलग होंगे, मतलब सारे एक इतनी सारी कॉपी में बन जाएंगे। ये नहीं सबके इतने सारा सिलेबस बना दिया, रिवाइज ही नहीं हो रहा। बिल्कुल शॉर्ट आउट में चलना है, रिवीजन मैक्सिमम करना है, सबसे ज्यादा टाइम देना अपन को रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए, उसमें मार्क्स गेन होंगे। क्योंकि कट ऑफ पे जाती है हाई, और तो अपन नॉर्मल प्रिपरेशन कुछ भी नहीं चलेगा, स्मार्ट स्टडी से काम चलेगा। टेस्ट और रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए और सीमित सिलेबस रहना चाहिए। जैसे मैंने केवल 9वीं और 10वीं फॉलो किया था इसके लिए, साइंस के लिए, और एक दिन में मैं 6ठी से और 8वीं तक के
बिल्कुल एक दिन में नोट्स बना लिए थे, चौथी पांचवी से लेके बुक्स लेके सारी तो याद ही रहती है, 5-7% याद नहीं रहती उनको, 3-4 उसमें लिख लिया था भाई ये चीज़ें 8वीं में 7वीं में ये चीज़ें अपने माइंड से निकल गई, तो उन चीज़ों को लिख के उनको बार बार रिवाइज कर ले तो 4-5 दिन में तो हो जाती है 5वीं से 8वीं तक। और फिर 9वीं 10वीं को तो प्रॉपर रिविजन करते रहना ही चाहिए अपन को। तो ये वीडियो एक मेरे को आएगी, अगर आपको आपके छोटा या बड़ा भाई जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए रहेगा। और अगर आप भी वीडियो चेक करिए कि हाँ, क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके बंदे हो तो आप भी चेक करिए कि हाँ भाई इसमें कंटेंट में दम है या नहीं है, ये मतलब ये ऐसे ही बता रहा है कि या चीज़ में दम है। आप क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो आप उनको बताइए कि हाँ भाई ये चीज़ में ये चीज़ है, तो आप फॉलो जरूर करिएगा। आप खुद उनको बताइए कि हाँ जो हाईलाइट कर रखा है उसमें। तो आप के छोटे या बड़े भाई बहन जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक बार जरूर बताइएगा कि इसमें ये चीज़ आ रहे हैं, और 1 मई से डेली टारगेट्स आएंगे कि आपको ये चीज़ करना है। ग्रुप डी के लिए अलग ग्रुप रहेगा, टेक्नीशियन के लिए अलग रहेगा, लोको पायलट के लिए अलग रहेगा, और उसमें डेली टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको ये चीज़ें फॉलो करना है। आज अपने ना ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ भाई एग्जाम को पॉइंट आउट करके लेके चलना है कि हाँ भाई एग्जाम इससे जैसे सितंबर में, तो अपन को अगस्त से पहले सिलेबस फिनिश करना है, अगस्त से भी पहले 1 महीना प्रॉपर रिवीजन करना, डेली रिवीजन करना, डेली मॉक टेस्ट लगाने 2-2 3-3, मैथ के 2-2 लगा रहे हैं रिवीजन, रीजनिंग के 2-2 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ये चलाएगा लास्ट में 1 महीना तो, और फिर देखना आप मार्क्स कैसे गेन नहीं होते लास्ट में रिवीजन। और इसलिए अपन एग्जाम डेट को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उस तरीके से अपन डेली टारगेट्स बनाएंगे, मंथली टारगेट्स बनाएंगे, वीकली टारगेट्स बनाएंगे, और एनालिसिस करेंगे कि हाँ 7 दिन में अपना इतना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, हाफ मंथली में इतना हो जाएगा, मंथ में इतना हो जाएगा, इतने मंथ में इतना हो जाएगा। पूरे को एक प्रॉपर प्लान बनेगा 3-4 पेज होगा कि अपन को एक प्रॉपर प्लान बना के चलना है, स्ट्रेटजी बना के चलना है कि 1 महीने पहले अपन को सिलेबस फिनिश करना है। और देखो अगर ये चीजें बन गई ना तो बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ये नहीं कि अपन रोजाना साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका रिविजन नहीं हो रहा है, लास्ट में 10 दिन बाद उसका रिविजन कर रहे हैं, रिविजन करने की जगह उसको दोबारा पढ़ने की नौबत आ रही है, क्योंकि 10 या 15 दिन बाद अगर किसी चीज को दोबारा पढ़ोगे ना तो वो रिवीजन नहीं, उसको दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए प्रॉपर रिवीजन रहेगा, हर वीकली संडे को टेस्ट रहेंगे, सब कुछ अपने हाईलाइट करके सबको एक ऐसे पीडीएफ बना के देंगे कि आज आपको ये चीजें करनी है। और शाम को सबको बोलना, बारे मैसेज कर भी चेक करेंगे कि आपने ये चीज चेक कंप्लीट करे किया या नहीं करे, टारगेट्स आपको नहीं करे तो आपको डांट्स मिलेगी कि क्यों नहीं किए, क्या काम हो गया था। और आपको बिल्कुल भी बहाना नहीं चलेगा, 3-4 महीने जम के मेहनत करनी है, बिल्कुल भी बहाना नहीं चलेगा 1% भी कि मेरे ये शादी थी, क्योंकि शादियां वादियां तो होती रहेगी। मैं खुद किसी फंक्शन में नहीं जाता था, बहुत कम रेयरली जो इंपॉर्टेंट होते थे उसमें जाता था। इसलिए आपको छोटे या बड़े भाई जो भी कर रहे हैं, हाँ वो किसी भी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पेड कोर्स लो ये लो, आप अगर किसी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपके डाउट्स क्लियर कर लिए कि सिलेबस कवर करिएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको कवर करनी है। आप कहीं से भी मटेरियल्स आपके अनुसार यूज करिएगा, किसी भी टीचर, जैसे आपको मैथ्स किसी भी अच्छी लगती है तो मैं तो मेरे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ही। अगर आपको उनको इम्पोर्टेंट वो आपको सिलेबस करना है तो करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से आपको इतना सिलेबस करना है, रिकॉर्डेड बेस से इतने टॉपिक्स पढ़ना है, लाइव चल रहा है इतने पढ़ना है, क्योंकि लाइव चलोगे तो आपका सिलेबस टाइम होने में बहुत समय लग जाएगा। और सारे टीचर रिकॉर्डेड बैच भी वो प्रोवाइड करवाते हैं, और रिकॉर्डेड बैच सबसे बेस्ट रहता है लाइव से भी। मैं तो सारे रिकॉर्डेड बैच देखा हूँ, वो भी 2x पे लेके पूरे को रिवीजन करना, 2.5x पे देख रहे रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे नोट्स ले रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे 2x पे देखना लाइव बहुत। हाँ अगर आपको लाइव अच्छा लगता है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप लाइव देखिएगा, तो आपको डेली टारगेट्स और वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स और टेस्ट, संडे को टेस्ट रहेगा ऐसे, और प्रॉपर पूरा टेस्ट रहेगा। आपको सारे को मार्क्स बताना है कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, और हम कैसे हम चेक करते रहेंगे कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसको किस चीज की जरूरत है और कैसे उसके मार्क्स गेन हो सकते हैं। साइंस, कोई कुछ लड़के हैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको साइंस पढ़ने में दिक्कत आती है, सर मेरे को तो रिएक्शन ही आनी होती है आपसे। अगर आप सीमित कंटेंट यूज करोगे ना, मैं बताऊंगा सीमित कंटेंट 9वीं 10वीं एनसीईआरटी पढ़ लो, 90 या 95% पूरे क्वेश्चन उसमें से मैच हो जाएंगे। तो अगर आप दूर से मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी अदर बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रॉपर रेलवे के लिए नहीं है, मान लो अगर फॉलो कर रहे हो लगभग
50-60 वो होगी इक्वेशन, 50-60 कहाँ से याद करोगे? अगर 9वीं 10वीं को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो 15 या 20 लास्ट इक्वेशन है, तो आप उनको ट्रिक बना के, मैं ट्रिक बना दूंगा आपकी, बनी हुई है मेरे एक छोटी बुक में, कैसे याद करना, मजे में कैसे पूरे ट्रिक्स को याद, पूरे इक्वेशन को याद करना है, फिजिक्स को कैसे याद करना है, दर्पण को कैसे याद करना है कि इधर दर्पण बनेगा, इधर कैसे, सारे ट्रिक्स याद बन रखी है मेरे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे कि इसमें अगर यहाँ पर बन रहा है तो इधर बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, बिल्कुल मजे में बता दोगे आप, क्योंकि बेसिक से और ट्रिक से जब दोनों लगेगी आपको बिल्कुल सब याद हो जाएगा। मैं बेसिक से बताऊंगा, सारी चीजों को पहले क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आपको बता दूंगा ये ट्रिक याद कर ले और इसको रट ले, ये ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1 तारीख से अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन होना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो 1 मई को आएगा, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर अपन जो भी कर रहे हैं, टारगेट्स दे रहे हैं, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स और डेली टारगेट्स, टेस्ट कैसे लगाएं, सारा प्रॉपर प्लान वही बनेगा अपना टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो थैंक यू इतना समय देने के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो कुछ कई सारी गलतियाँ हुई होगी, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा उनके लिए। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।